हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम आपको कुछ नया बताने जा रहे हैं बैंकिंग के क्षेत्र में। बैंकिंग क्या है, बैंक क्या है, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखिए, आइए अब हम बताते हैं बैंक क्या है। देखिए, बैंक की परिभाषा। बैंक की परिभाषा क्या है? बैंक वह व्यक्ति अथवा संस्थान है या वह संस्था है जो मुद्रा और साख में व्यवसाय करती है। जो मुद्रा में या साख में, मतलब हर व्यक्ति की एक अपनी साख होती है, इमेज होती है, उसकी एक इज्जत होती है। उस हिसाब से जहां जमा धन का संरक्षण व निर्गमन होता है, जहां पे जो धन जमा किया जाता है उसका संरक्षण किया जाता है और निर्गमन किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति वहां पे धन को जमा करता है वो सुरक्षित रहता है, और अगर किसी को जरूरत है तो वो अपना निकाल भी सकता है। आइए और आगे देखते हैं। तथा ऋण एवं कटौती की सुविधा प्रदान की जाती है। ऋण और कटौती की सुविधा प्रदान की जाती है, यानी अगर किसी को ऋण लेना है तो ऋण भी मिलता है, एक्स्ट्रा किसी का कटना है, आयकर है या जो भी अन्य चीजें हैं तो उनमें कटौती भी करी जाती है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की व्यवस्था की जाती है। अर्थात बैंक क्या है? बैंक वह संस्था या व्यक्ति का नाम है जहां पे प्रतिभूतियों का लेन देन होता है, जमा किया जाता है, निकासी की जाती है, ऋण और कटौतियां होती हैं, उसको हम बैंक कहते हैं। अब आइए देखते हैं किनले के अनुसार। किनले ने एक परिभाषा दी है बैंक की। बैंक की परिभाषा, ये तो एक परिभाषा थी जिसको शब्दों में बांधा गया है, वो बैंक हो गया। अब एक किनले महोदय ने जो परिभाषा दी है उस परिभाषा को देखते हैं। बैंक एक ऐसा संगठन है जो सुरक्षित ढंग से लोगों को धन उधार देता है। बैंक एक ऐसा संगठन है जो सुरक्षित ढंग से लोगों को धन उधार देता है या लोगों को धन मुहैया कराता है, और जिन्हें उसकी आवश्यकता पड़ती है, और जिसके पास लोग अपनी वह रकम जमा करते हैं जो उसके उपयोग में नहीं है। अर्थात किनले के अनुसार हम कह सकते हैं बैंक वह संगठन है जहां पे जिन लोगों को आवश्यकता पड़ती है धन की, उन्हें उधार देते हैं और ऐसा धन जमा करते हैं जो उन व्यक्तियों के उपयोग में ना हो, ऐसी राशि वो जमा करते हैं। इस संगठन का नाम बैंक है। ये किनके अनुसार है स्टूडेंट्स? ये किनले महोदय ने बताया है। अब देखिए बैंकों के प्रकार क्या हैं। तो बैंकों के प्रकार हैं वाणिज्यिक बैंक, औद्योगिक बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, कृषि बैंक। कृषि बैंक के अंतर्गत दो बैंक आ जाते हैं, सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक। जो कृषि संबंधित इन पे ऋण दिया जाता है, किसी में कम अवधि के लिए, किसी में ज़्यादा अवधि के लिए। अब देखते हैं, फिर आता है बचत बैंक और देसी बैंकर्स और केंद्रीय बैंक। ये हैं क्या? वाणिज्यिक बैंक वो होते हैं जो वाणिज्य के क्षेत्र में, कॉमर्शियल के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में धन लोगों को मुहैया कराते हैं, वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। जे विदेशों में है, अपने यहाँ तो जो बैंक है, जो वाणिज्यिक बैंक है, वही बचत बैंक का भी काम कर रहे हैं। अब देखते हैं औद्योगिक बैंक है, वो बैंक है जो उद्योगों को चलाने के लिए एक दीर्घकालीन और लघुकालीन धन की व्यवस्था करते हैं। विदेशी विनिमय बैंक है। विदेशी विनिमय बैंक वो है जो पूरे विश्व की, हर देश की एक अपनी मुद्रा होती है, उस मुद्रा का जो आदान प्रदान करते हैं, विनिमय करते हैं। भारत की मुद्रा भारत में चलती है, कोई बाहर से आता है व्यक्ति तो वो अपनी मुद्रा यहाँ विनिमय कर लेगा, किसमें? भारत के रुपए में, और यहाँ पे अपना व्यापार करेगा, कहीं जाना है वो जाएगा। अगर भारत का व्यक्ति कहीं किसी अन्य देश में जाता है तो अपना रुपया वहाँ की बैंक में विनिमय कर देगा और वहाँ की मुद्रा को ले लेगा। ये विदेशी विनिमय बैंक है। तीसरा कृषि बैंक हमने बता दिया, ये सहकारी बैंक और
भूमि विकास बैंक 2 भागों में इसको बांटा गया है और ये कृषि संबंधित जरूरतों को पूरा करते हैं। बचत बैंक, ये विदेशों में बचत बैंक अलग होती है, अपने यहाँ जो वाणिज्यिक बैंक है और बचत बैंक वो एक ही काम करते हैं। खासकर बचत बैंक जो अपने यहाँ पोस्ट ऑफिस या डाकघर जिसको कहते हैं, वो बचत बैंक का ही काम करते हैं। केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक महत्वपूर्ण बैंक है, ये सारे बैंकों का नियंत्रण करता है। जितने भी बैंक होते हैं उस देश में, उन सभी बैंकों का नियंत्रण एवं निर्गमन का काम केंद्रीय बैंक का होता है। जैसे अपने भारत में रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है, तो रिजर्व बैंक के अंतर्गत अन्य सभी बैंक उसके अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक की स्थापना भारत में 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है स्टूडेंट्स। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि अपने यहाँ जो केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक है, उसकी स्थापना 1935 में हुई और उसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है। अब आगे देखते हैं बैंक में खाता खोलना और उनके प्रकार। बैंक में हम खाता खोलते कैसे? तो इसके लिए एक साधारण सी बात है कि आप बैंक में जाएंगे, आपको अपना परिचय पत्र लगाना होगा, आधार कार्ड, कोई भी जो भी आपके पास आईडी प्रूफ हो वो हो। वहाँ से एक प्रपत्र हमें मिलता है, उसमें सारी आइडेंटिटी अपनी, सारे जो कोरम होते हैं उन कोरम को पूरा करते हैं। एक परिचयकर्ता की भी हमें आवश्यकता होती है। परिचयकर्ता ऐसा होना चाहिए जो हमें कम से कम 6 माह पहले से जानता हो और उसका खाता उस बैंक में 6 माह पहले से चल भी रहा हो। ऐसे एक व्यक्ति की आवश्यकता होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि इस व्यक्ति को हम जानते हैं, ये वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति का खाता खोला जा रहा है। तो खाता खोलने के लिए तो ये नियम है। अब खाते होते कितने प्रकार के हैं? तो देखिए, बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती खाता और सावधि जमा खाता, और एक आता है अवयस्क खाता, 5वां नंबर। तो बचत खाता क्या होता है? बचत खाता वो खाता है जिसमें व्यक्ति अपने जो सारे खर्चे हैं उन खर्चों को वहन करते हुए जो उसके पास अल्प बचत होती है तो वो उस खाते में अपना डालते जाता है। और इस खाते में हर बैंक का एक अपना अपना इंटरेस्ट होता है वार्षिक रूप से, कोई 4%, कोई 3%, कोई 5%। इस तरीके से बचत बैंक पे, बचत खाते पे वो ब्याज भी देते हैं। लेकिन इसके जो प्राप्त हुए इंटरेस्ट पर सरकार आयकर भी लेती है कभी कभी। वो कब लगता है? जब आपको ब्याज आपकी जमा राशि पर 10,000 से अधिक का ब्याज अगर प्राप्त होता है तो उस पर आयकर भी कटता है और बाकी इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो आइए देखते हैं। अब दूसरा खाता होता है चालू खाता। चालू खाता उन लोगों के लिए है जो व्यापार करते हैं, यानी दिन में कई बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कई बार लेन देन कर सकते हैं। इस पे चालू खाता में जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो अच्छा, वो अभी बचत खाता जो हम बता रहे थे, तो बचत खाते में क्या है कि महीने में 5 ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, ऐसा उसमें प्रावधान है। जबकि चालू खाता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, आप महीने में या दिन में कई आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जबकि बचत खाते में महीने में 5 ही ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। इस पे ब्याज नहीं मिलता है जमा राशि पे चालू खाता में, और बचत खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता है। उसका भी एक समय होता है। किसी भी माह की 10 तारीख के पहले यदि धन जमा कर दिया जाता है तो उस महीने उस राशि पर उस पूरे महीने का ब्याज प्राप्त होता है। स्टूडेंट, ये आपको समझने वाली बात है कि यदि आप कोई धन बैंक में जमा करने जा रहे हैं तो वो धन 10 तारीख की अगर आप पहले जमा कर देंगे तो उस महीने पूरे महीने का ब्याज उस राशि पर मिलेगा। और अगर आप 10 के बाद जमा करते हैं, 11 को जमा कर दिया, तो उस पूरे महीने का ब्याज आपको नहीं मिलेगा। अब देखते हैं आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता क्या होता है स्टूडेंट? ये एक क्रम के रूप में होता है। इसमें पहले तो इसकी राशि थी 5 रुपए, यानी 5 के गुणज के रूप में जमा होता था मंथली या त्रैमासिक, लेकिन अब वो 100 के गुणक के रूप में कर दिया गया है। यानी आप 100, 200, 300, 500 इतने रुपए या जितना भी आप करना चाहें, इतने रुपए मंथली कितने दिन के लिए कर रहे हैं? 3 वर्ष, 5 वर्ष के लिए। तो इसमें एक ब्याज निर्धारित होता है जो बचत खाते की ब्याज से अधिक मिलता है और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में लग जाता है। तो
ये जो आवर्ती खाता होता है, तो इस खाते में भी लोगों को लाभ होता है, लेकिन वही लोग कर पाते हैं जिनकी आमदनी निश्चित है कि इतना उन्हें आना ही है, तो वो आवर्ती जमा खाता खोलते हैं। अब दूसरा होता है, चौथे नंबर पे आता है सावधि जमा खाता। एक ऐसा खाता जिसमें अवधि हो, 15 दिन से 45 दिन, 45 दिन से 90 दिन, 180 दिन, 360 दिन, या 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, इस तरीके से उसमें एक निश्चित ब्याज की दर होती है और वो सरकार समय समय पर उसको निर्धारित करती रहती है। उस हिसाब से आपको उस पर ब्याज मिलता है और उस पर कन्फर्म रहता है कि इतने दिन बाद इतने दिन में आपको इतना मिलेगा। ये सावधि जमा खाता होता है। अब आप कितने दिनों के लिए कर रहे हैं, हर एक दिन के 15 दिन से 45 दिन के बीच का इंटरेस्ट अलग है। अगर हम 15 दिन से 90 दिन के बीच का कर रहे हैं वो अलग है, 180 दिन का कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट अलग है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, सभी के इंटरेस्ट अलग अलग हैं। और भी होता है, उसमें भी अगर सीनियर सिटीजन है उसका अलग है, अगर 60 वर्ष से नीचे है उसका अलग है। तो ये आपका सावधि जमा खाता हुआ। अब देखिए स्टूडेंट, एक आता है अवयस्क खाता। अवयस्क खाता क्या होता है? अवयस्क खाता वो होता है जिन लोगों की या जिन व्यक्तियों की, जिन बच्चों की आय 18 वर्ष से कम है, तो उनके माता पिता के साथ में उसका खाता खोल दिया जाता है और वो बचत उसमें अपनी डालता रहता है, तो वो अवयस्क खाता होता है। अब बैंक से संबंधित कुछ और जानकारियाँ होती हैं, जैसे चेक, वो इस पर अभी दर्शाई नहीं गई है, तो चेक हम लिख देते हैं। चेक एक तो वाहक चेक होता है, वाहक चेक, दूसरा रेखांकित चेक, और तीसरा आता है आपका आदेशित चेक, आदेश चेक। इनमें होता क्या है? वाहक चेक वो होती है, हमने किसी व्यक्ति को, हमारे पास चेक है, खाता है, चेक बुक इशू करवाए हैं। अब हम अगर वाहक चेक उसको दे देते हैं, जिसको हम बीरर चेक बोलते हैं, हमने लिख दिया कि इतने रुपए इसको दे दीजिएगा। अब वो चेक जो भी व्यक्ति लेके बैंक में जाएगा उसको बैंक भुगतान कर देगा। तो इस चेक का जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी कम होती है कि अगर कहीं किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में लग गया तो वो पैसा निकल जाएगा। सबसे ज़्यादा सिक्योर जो होता है वो रेखांकित चेक होता है। रेखांकित चेक किसे कहते हैं? जिसमें नॉट निगेटिवेबल लिखा होता है, या फिर अकाउंट पे ओनली, इस तरीके से उसमें लिखा रहता है। और चेक के कॉर्नर पे इस तरीके से 2 लाइन खींचे होते हैं, तो वो रेखांकित चेक कहा जाता है। ये चेक जिसको दिया जाता है, जो खाता नंबर होगा उसके खाते में ही ट्रांसफर होता है, पैसा किसी को दिया नहीं जाता है। अब एक आता है आदेशित चेक। आदेशित चेक वो होता है कि उसी चेक पे हम रेखांकित उसको नहीं करते हैं, बल्कि उसके पृष्ठ भाग पे उस व्यक्ति के साइन करवा दिए जाते हैं और आदेश कर दिया जाता है कि इस व्यक्ति को दे दिया जाए, तो फिर उसी व्यक्ति को मिलेगा। और जो उसमें वीरर जहाँ पे लिखा होता है, तो वीरर सबको काट दिया जाता है, क्योंकि वीरर में क्या है कि वो चेक जिसके भी हाथ में लग जाएगा वो उसको कैश करा सकता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे ये आशा और विश्वास है कि आपको हमारे द्वारा बैंक के जो नियम थे या जो खाता खोलने के प्रकार थे वो बताए गए, तो वो आपको निश्चित रूप से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।